आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रॉब्लम की कि जो हमारा एशिया है वो इतना गर्म क्यों होता जा रहा है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर पूरी वर्ल्ड की एवरेज देखी जाए तो एशिया ही है जो 2 गुना ज़्यादा जल्दी वार्म हो रहा है। अब ये एशिया के लिए क्यों मैटर करती है प्रॉब्लम, क्योंकि एशिया में 4.5 बिलियन लोग रहते हैं। तो ये फास्ट हीटिंग क्या करेगी कि बिलियंस ऑफ लाइफ को इफेक्ट कर देगी। क्योंकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होने लग जाएंगी और हो भी रही हैं। सी लेवल राइज हो जाएगा, हमें डिजास्टर्स देखने को मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब जो पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स हैं वो भी रिस्क पर चल रहे हैं, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट में क्या तय हुआ था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रखेंगे 2030 तक, और एटलीस्ट जो है 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखेंगे 2050 तक, ताकि डेंजरस चेंजेस को अवॉइड किया जाए। तो अगर करंट स्टेटस की बात की जाए तो हमने 2024 में ही हमारे गोल को ब्रीच कर दिया है। 1.5 डिग्री सेल्सियस तो हमारा अभी ही हो गया है क्रॉस। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि अगर हमने एमिशंस को जल्दी से जल्दी ड्रॉप डाउन नहीं किया तो हम परमानेंट ब्रीच कर देंगे इसे। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा लैंड है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होता है ओशियन से, क्योंकि ओशियंस में लोअर हीट कैपेसिटी होती है। अगर हीट आती है तो कूल डाउन भी क्विकली हो जाती है। इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज में एक्सट्रीम हीट वेव्स और ड्रॉट्स देखने को मिलते हैं लैंड पर। क्यों? क्योंकि ग्लोबल लैंड को अगर कंपेयर किया जाए हमारी एशियन लैंड के कंपेरेटिवली, तो हमारा जो लैंड है ज़्यादा गर्म हो रहा है। ओशियंस भी गर्म हो रहे हैं बट स्लोअर देन लैंड। अगर गर्म ओशियंस होंगे ज़्यादा मॉइस्चर होगा हवा में, अगर ज़्यादा मॉइस्चर होगा हवा में तो साइक्लोन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, टाइफून्स आएंगे, कोस्टल फ्लडिंग देखने को मिलेगी अगर स्टॉर्म कोई भी आएगा। सो लैंड और ओशियन दोनों ही अगर हीट होंगे तो उसके इफेक्ट्स डिफरेंट होंगे। दोनों ही चीज़ें हमारे लिए ख़राब हैं। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2024 के अकॉर्डिंग एक्सट्रीम वेदर सिचुएशंस के कारण जो हमारा एशिया है वो मोस्ट वल्नरेबल रीजन में माना जा रहा है। देखा जाए रियल कल्प्रेट कौन है तो 82% जो हमारी वर्ल्ड की एनर्जी है वो अभी भी फॉसिल फ्यूल से जनरेट हो रही है, ऑयल, कोल और गैस से। अगर हम रिन्यूएबल्स की बात करें जैसे कि सोलर, विंड, इससे सिर्फ 18% ही ग्लोबल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है अभी तक, जो कि बहुत ही कम है एमिशंस को रोकने के लिए। एक बुरी खबर और भी है कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस हैं वो ग्लोबली 40.8 गीगाटन्स पर पहुंच गई है 2024 में, जो कि हाईएस्ट अभी तक रिकॉर्ड की गई है। अब देखा जाए कि जो हमारी कंट्रीज हैं वो इतना ज़्यादा कोल, ऑयल या गैस का यूज़ क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला कारण है जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स। रशिया यूक्रेन जैसी वॉर हो गई, मिडिल ईस्ट में चल रही टेंशन्स की बात करें तो इससे क्या होता है कि कंट्रीज को नर्वसनेस क्रिएट हो जाती है कि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं रहेगी। तो वो क्या करते हैं, स्टॉक पिलिंग करनी शुरू कर देते हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं ताकि वो अवॉइड कर सकें अगर कोई भी शॉर्टेज हो जाती है। ग्लोबल सप्लाईज अगर डिस्टर्ब भी हो जाएगी तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो उन्होंने ऑलरेडी स्टॉक कर ली है। तो इससे क्या होता है कि फॉसिल फ्यूल की डिमांड बढ़ जाती है इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग। दूसरा कारण ये है कि सोलर या फिर विंड फार्म्स को बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जो हमारा अवेलेबल लैंड है या तो वो फार्मिंग के लिए यूज़ हो रहा है या तो वो फॉरेस्ट से कवर हो चुका है। अगर उस लैंड को हम सोलर पार्क्स में कन्वर्ट कर देंगे तो फूड इनसिक्योरिटी या फिर फॉरेस्ट लॉस जैसे क्राइसिस खड़े हो सकते हैं, जिससे प्लांट्स, एनिमल्स और वाटर रिसोर्सेज भी इफेक्ट होंगे। तीसरा कारण ये है कि रिच कंट्रीज जो हैं हमें उनकी हिपोक्रेसी देखने को मिलती है क्लाइमेट समिट्स में, जैसे कि COP28 हुआ था दुबई में 2023 में। रिच कंट्रीज ने क्या कहा था, प्रॉमिस किया था उन्होंने कि रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को हम ट्रिपल कर देंगे 2030 तक। पर दूसरी ओर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसमें क्या रिपोर्ट किया गया है कि 2022 में ही ग्लोबली $60 ट्रिलियन की सब्सिडीज दी गई हैं फॉसिल फ्यूल्स पर। सब्सिडीज देने से क्या होगा कि कोल, ऑयल या फिर गैस का जो प्राइस है वो चीप हो जाएगा, जिससे इनकी यूजेज भी बढ़ जाएगी। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि वो जो रिच कंट्रीज हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं अपने प्रोमिसेस से। स्टाइल के चेंज होने से भी एमिशंस में इंक्रीज देखने को मिला है। जैसे कि एशिया की इनकम अगर राइज होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार खरीदने लग जाते हैं, फ्लाइट्स की बुकिंग करवाने लग जाते हैं, हाउसेज जो हैं अपने बड़े कर लेते हैं, जिससे पोल्यूशन जो है बढ़ता है। अगर हम इस तरह ही फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते जाएंगे और एमिशंस पे रोक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ग्लोबल टेम्परेचर 2.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा 2030 तक, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है पेरिस एग्रीमेंट में जो गोल सेट किया था। इससे क्या होगा कि हमें डेडली हीट वेव्स देखने को मिलेंगी। 37% जो लोग हैं दुनिया के वो
एक्सट्रीम हीट वेव्स को फेस कर सकते हैं हर 5 साल के बाद, जिससे हेल्थ क्राइसिस और डेथ देखने को मिलेगा। और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि क्रॉप फेलियर का हो जाना, ड्रॉट या फिर फ्लड के कारण इंसेक्ट का जो हैबिटेट लॉस है वो भी हो सकता है। इससे क्या होगा कि पूरा फूड चेन ब्रेक हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो फूड के प्राइजेस हैं वो शार्पली राइज हो सकते हैं आने वाले टाइम में। अब देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया ने प्रॉमिस किया है सबसे पहले कि वो एमिशंस को अपने रिड्यूस कर देंगे, नेट जीरो पर ले आएंगे 2070 तक। 2024 में ही इंडिया ने 200 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को अचीव कर लिया है, जो कि हमारे टोटल इंडिया के जो पावर कैपेसिटी है उसका 45% है, जिसमें सोलर, विंड, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गए या फिर बायोमास हो गया, वो सब कुछ इंक्लूडेड है। इंडिया जो है सोलर और विंड पावर की यूजेज से हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने की बात कर रहा है इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोल और ऑयल, जिसे हम ग्रीन हाइड्रोजन भी कहते हैं। लास्ट में अगर हम बात करें कि कुछ सोल्यूशन जिसकी हमें अभी भी जरूरत है, जैसे कि हीट रेजिस्टेंट सिटीज को डिजाइन करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करना ट्रीज को, ताकि जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है वो कम हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे जो घर हैं मोस्टली वो कंक्रीट के बने होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सिटीज़ हैं वो एक तरीके से ओवन बन जाती हैं, मतलब कि गर्म ही इतनी हो जाती हैं क्योंकि कंक्रीट जो है हीट को ट्रैप कर लेता है। इसलिए हमें अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज की प्लांटेशन करनी चाहिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को भी लगाना चाहिए, जैसे कि सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग, SMS अलर्ट्स, जिससे हम वार्न कर सकें लोगों को कि साइक्लोन या फिर फ्लड या फिर हीट वेव हमें हिट करने वाला है, ताकि लोग अवेयर हो सकें पहले ही। रिच कंट्रीज को भी अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करना चाहिए, जैसे कि उन्होंने कहा था कि $100 बिलियन वो देंगे पर ईयर डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें।